नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नेचुरल एंड सिंथेटिक रेज़िन में नेचुरल रेज़िन के बारे में बात करेंगे। नेचुरल रेज़िन क्या होता है, उसकी क्लासिफ़िकेशंस क्या हैं, उनका कंपोज़िशन क्या होता है और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो नेचुरल रेज़िन होता क्या है? बेसिकली नेचुरल रेज़िन जो होता है, हमारे पेड़ से जो लिक्विड एक्सुड होता है, यदि हम किसी पेड़ में कोई कट मार कर दें या उसके बार को डैमेज कर दें, तो उसमें से एक लिक्विड एक्सुड होता है, लिक्विड का स्राव होता है, जिसको हम लोग ओलियो रेज़िन के नाम से भी जानते हैं। ये ओलियो रेज़िन जो होता है, ये पेड़ में किसी भी डैमेज होने वाले किसी भी डैमेज से उसकी प्रोटेक्शन करता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ एक रेज़िन की तरह करते हैं, जो कि एक पेंट का महत्वपूर्ण पार्ट है। इस तरह से ये जो रेज़िन्स होते हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिज़ॉल्व हो जाते हैं। अगर हम क्लासिफ़िकेशन की बात करें, तो नेचुरल रेज़िन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है रिसेंट रेज़िन और एक होता है फॉसिल रेज़िन। जो रिसेंट रेज़िन होता है, वो हम लोगों को लिविंग ट्रीज़ के कट मार्क से होने वाले लिक्विड के स्राव से प्राप्त होता है। और जो हमारा फॉसिल रेज़िन्स होता है, वो लम्प्स जो होते हैं ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, उनको कलेक्ट करके या उनको एक्सट्रैक्ट करके जो रेज़िन्स की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग फॉसिल रेज़िन्स बोलते हैं। जैसे कि कोपल वार्निश है, तो इस टाइप के रेज़िन्स जो होते हैं, वो फॉसिल रेज़िन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपोज़िशंस की। कंपोज़िशन क्या होता है? जैसा कि हमने बताया कि जो रेज़िन होता है, वो एक विस्कस लिक्विड होता है, जिसको ओलियो रेज़िन भी कहते हैं, और पेड़ को काटने के बाद जो स्राव होता है, उसको कलेक्ट करने से बनता है। तो इस तरह से जो लिक्विड होता है, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसमें एसेंशियल ऑयल होता है, और एक एसेंशियल ऑयल जो होता है वो वोलेटाइल होता है, और उसके निकलने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइज़ेशन। ये जो रेसिड्यू बचा रह जाता है, यही हमारा नेचुरल रेज़िन होता है, जिसको हम लोग पेंट बनाने में यूज़ करते हैं। तो कंपोज़िशन में हम लोग अगर बात करते हैं, तो एसेंशियल ऑयल और बेसिकली हार्ड रेज़िन का रेसिड्यू हो गया। ये एसेंशियल ऑयल जो होता है हमारा वोलेटाइल होता है, और ये उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, और उड़ने के बाद जो ओलियो रेज़िन का बचा हुआ हार्ड पोर्शन होता है, वही हमारा रेज़िन होता है, जिसका हम लोग पेंट में यूज़ करते हैं। इस तरह से जो नेचुरल रेज़िन होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, और उस पर क्या होता है कि एसिड और एल्कली का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेचुरल रेज़िन्स जो होते हैं, वो ड्राइंग ऑयल्स में इनसॉल्युबल होते हैं, और हीट करने पर वो सॉफ्ट होते हैं, और उसके बाद वो लिक्विफ़ाई होते हैं। ज़्यादा अगर हम हीट कर देंगे, तो वो डिकम्पोज़ भी हो सकते हैं। तो ये कुछ नेचुरल रेज़िन्स की कंपोज़िशन की बात हुई। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे हम लोग। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि प्रॉपर्टीज़ में हम लोग अभी 10 प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे नेचुरल रेज़िन की, कि उनका अपीयरेंस कैसा है, कलर क्या है, ओडोर कैसा होता है, हार्डनेस कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, इनसॉल्युबल मैटर क्या-क्या है, एसिड वैल्यू क्या होती है, आयोडीन वैल्यू क्या है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस की हम बात करें, तो जो ज़्यादातर जो नेचुरल रेज़िन्स होते हैं, वो थोड़े ब्रिटल टाइप के होते हैं, या उसको थोड़ा-सा हैंड के प्रेशर से हम उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक भी कर सकते हैं। बट कुछ रेज़िन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक शेप्स होते हैं, और उनका जो अपीयरेंस होता है, वो भी एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम लोग कैरेक्टराइज़्ड कर सकते हैं उसको। इसको हम लोग जो माइक्रोस्कोप से उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेज़िन होता है, उसके फेस को जो होता है पॉलिश कर देते हैं, और उसको एच करते हैं एक डाइल्यूट अल्कोहलिक पोटैश से।
और फिर उसके बाद हम लोग उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं और उसको हम लोग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप और अपीयरेंस को डिफ़ाइन किया जाता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं कलर की। तो ज़्यादातर रेज़िन्स जो होते हैं वो वाइट से लेके डार्क ब्राउन, इन्हीं के बीच में इनका कुछ कलर होता है। और इसके अलावा कुछ रेज़िन्स हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में क्या अंतर होता है। ट्रांसलूसेंट भी एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उसमें कुछ अपारदर्शिता भी होती है, उसमें कुछ कलर भी आ जाता है। और ट्रांसपेरेंट जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह, कांच का जिससे आर पार होता है, वाइट कलर का। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग की जो कई सारे इसके कलर की कैटेगरी होती है, इनकी कलर की कैटेगरी के बारे में हम लोग आगे और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर जितना जानने की ज़रूरत थी उतना मैंने आप लोगों को बताया है। 2 पार्ट्स में बताया है कि उसका कलर वाइट से लेके डार्क ब्राउन तक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट से लेके वो ओपेक तक हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडोर की। तो ज़्यादातर जो हमारे रेज़िन्स होते हैं, उसको अगर हम हल्का सा भी वार्म करते हैं तो उससे एक इंटेंसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब हर एक रेज़िन का अलग टाइप का स्मेल होगा, वो उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसका एक अलग कैरेक्टर होगा, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें ये कौन सा रेज़िन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डनेस की। जो नेचुरल रेज़िन्स होते हैं उनकी जो हार्डनेस होती है वो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर एक नेचुरल रेज़िन की हार्डनेस एक जैसी रहती है। हार्डनेस चेंज होती रहती है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग का जो रिसेंट रेज़िन्स होता है उनका यूज़ हम लोग लैकर्स में या स्प्रे टाइप वार्निशेस में करते हैं। यहाँ पर हार्डनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है। रोज़िन एक अपवाद है। रोज़िन एक अपवाद है, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है रेज़िन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता है कि मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा कोई भी मैटर मेल्ट होना स्टार्ट कर जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हमारा रेज़िन का भी मेल्टिंग पॉइंट एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब किसी एक डिग्री पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स अगर हम उसको गर्म करते मेल्ट करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद और हीट करते जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें वो पूरी तरह से वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, उसका रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल रेजिन्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं, और उनकी क्या होती है, अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है अलग अलग रेजिन्स की, राइट। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है कि म्यूचुअल डिस्पर्सिबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स म्यूचुअल डिस्पर्सिबिलिटी rather than formation of a true solution of resin in solvent, राइट। और ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो बहुत सारे रेजिन्स ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल कर जाते हैं सॉल्यूशन बनाने से पहले ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई रेजिन्स इस टाइप का करेक्टर भी शो करते हैं। जैसे कि मैंने एक सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो मैंने नीचे देखिए ये शेयर किया है, दिस इज़ नेचुरल रेजिन का ये पूरा, कि नेचुरल रेजिन किस किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, कि पार्शियली सॉल्युबल होता है, कि इनसॉल्युबल होता है। एक मैट्रिक्स बनी हुई है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, शेलेक एक नेचुरल रेजिन है, तो आप देखेंगे शेलेक और अल्कोहल के नीचे देखेंगे तो सॉल्युबल होता है। शेलेक एस है अल्कोहल के नीचे, दैट मीन्स शेलेक इज सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन ईस्टर्स, सॉल्युबल इन कीटोन्स बट इनसॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली बाकी के जो रेजिन्स होते हैं वो भी इसी टाइप का ही कैरेक्टर शो करते हैं। ये एक मैट्रिक्स बना दी गई है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो अलग-अलग रेज़िन्स होते हैं उनकी अलग-अलग सॉल्वेंट में अलग-अलग सॉल्युबिलिटी होती है, उनकी डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हमारा होता है इनसॉल्युबल मैटर। अब रेज़िन जैसे क्योंकि हम लोग प्राप्त करते हैं नेचुरल से, तो क्या होता है कि उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो इम्प्योरिटीज़ को दूर भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उन इम्प्योरिटीज़ के साथ अगर हम रेज़िन को यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे वो पेंट की प्रॉपर्टी पर एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकता है। हमारी क्वालिटी को वो डिटीरियोरेट कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसकी गुणवत्ता को ख़राब कर सकता है। इसलिए इनसॉल्युबल मैटर को अलग-अलग तरीके के कई सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं, उसको करना ज़रूरी है। ख़ास तौर से जैसे हमारा क्लियर लैकर की हम बात करें। क्लियर लैकर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। वहाँ पर अगर हम इनसॉल्युबल मैटर को ले लिया, तो वहाँ पर ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसकी फिनिश से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, ग्लॉस से रिलेटेड, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ इमेज से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि इनसॉल्युबल मैटर को हम लोग नेचुरल रेज़िन से निकाल लें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू मीन्स द नंबर ऑफ फ्री एसिड्स प्रेजेंट इन द रेजिन। तो जैसे नेचुरल रेजिन्स में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जो रेजिन एसिड्स प्रिवेंट रहते हैं, जो फ्री स्टेट में भी रहते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी एसिड वैल्यू किसकी, आई मीन नेचुरल रेजिन की जो एसिड वैल्यू होती है वो हाई होती है। तो इसका डिटर्मिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है कि इसको एल्कोहलिक पोटैश में इसको रेजिन को हम लोग जो है घोल लेंगे और फिर उसको टाइट्रेट करते हैं किसी स्टैंडर्ड एसिड के साथ। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उससे हम लोग एसिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन वैल्यू एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल रेजिन्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर या उनका नेचर की बात करें तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इनकी आयोडीन एंड सैपोनिफिकेशन वैल्यू की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट जो कन्वेंशनली है हमारा, तो आगे वाले चैप्टर्स में है उनकी जो भी आयोडीन वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस से, स्टैंडर्ड टेस्ट से निकाली गई है, वो सारी डिटेल्स भी आगे देने की कोशिश की गई है। तो समय समय पर हम उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है लास्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स हमारा जो आने वाले लाइट का कितना हमारा अपवर्तन होता है, जो हमारी लाइट रेज़ आ रही हैं, उस लाइट रेज़ को हमारे ये रेज़िन्स कितना अपवर्तित कर पाते हैं, उसी से उस इंडेक्स को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 1.515 से लेके 1.540 के बीच में वेरी करती रहती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेज़िन का और पिगमेंट का है। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जो है, वही हम लोगों को पेंट की कोटिंग का ओपेसिटी है कि वो ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है, ये उसके बारे में बताता है। ये भी हम समय समय पर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर के लिए धन्यवाद।